जेफिर मानवता का अंतिम योद्धा है जो देवताओं द्वारा छोड़े गए संसार में अकेला लड़ रहा है। टार्टार्स के खिलाफ युद्ध के बाद नायक पराजित होता है। अंतिम प्रयास में वह खुद को विस्फोटित कर टार्टारस का हाथ नष्ट कर देता है। इस प्रकार वह विनाश के देवता को घायल करता है जिसने सैकड़ों संसार नष्ट किए थे पर कभी खरोंच नहीं आई थी। उसका शरीर राख हो गया पर वह एक अनोखी जगह पर जागा। ये देवताओं का लोक था जिन्होंने दुनिया से मुंह मोड़ लिया था। हमारे योद्धा के संघर्ष ने उन्हें खूब मनोरंजन दिया और मजा लेने के लिए उन्होंने उसे एक और मौका दिया कि वह उन दुष्टों से लड़े जिन्होंने दुनिया को नष्ट करने की कोशिश की थी। वे उसे 10 साल पहले भेजते हैं जब वह एक गुलाम था। अब उसके पास अतीत का ज्ञान और मर्सिडीज का वरदान है। आंखें खोलते ही वह अत्याचारी गुलामों को देखता है और एक लड़का कांपता हुआ पड़ा है। उनके चेहरों और निशानों को देखकर जेफिर को याद आता है कि उसे 10 साल पहले भेजा गया था जब वह 20 का था और उसने मंदिर का गुलाम बनने से मना किया था। जब वे हमारे लड़के को परेशान कर रहे थे तो सुपरवाइजर ने उन्हें काम पर लौटने को कहा। बदमाश चले गए पर चेतावनी दी कि वह फिर ऐसा न करे। लेकिन जेफिर के पास इन लोगों के लिए समय नहीं है। वह कुल्हाड़ी उठाता है, छिपने को तैयार होता है। तभी उसकी नजर जमीन पर उसी छोटे लड़के पर पड़ती है जो धीरे से धन्यवाद कहता है। योद्धा उसे पहचान नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है, जरूरी बातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो विशेषाधिकार थे जिनका देवदूत ने प्रतिगमन के बाद जिक्र किया था। जैसे ही बच्चा काम पर लौटता है जेफिर वहीं खड़ा रहता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। एक जोरदार शक्ति उसमें दौड़ती है और उसे यकीन नहीं होता कि देवदूत ने उसे इतना शक्तिशाली मंत्र दिया है। कुछ देर बाद दूसरे गुलाम जेफिर को तेजी से काम करते और मिनटों में चिथड़े भरते देखकर हैरान होते हैं। उन्हें लगता है कि इस नए व्यक्ति ने नया मानक स्थापित किया है, जिसका मतलब है कि वे भी ढिलाई नहीं कर सकते। इस बीच जेफिर अभी भी उस घटना से रोमांचित है जब उसने विशेष अधिकार अनलॉक किए। अचानक जानकारी उमड़ पड़ी, सिरदर्द हुआ, पर दर्द जल्द ही उत्साह में बदल गया जब उसने दुर्लभ उच्च स्तरीय कौशल और वस्तुएं मुफ्त में देखीं। विचारों में खोया, वह खनन दल के प्रमुख को पास आते नहीं देखता। लड़के के रुकने को आलस्य मानकर पर्यवेक्षक उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वह गुस्से में है कि लड़का पहले ही दिन काम में ढिलाई कर रहा है। जब उसे जवाब नहीं मिलता तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वह नए व्यक्ति को सबक सिखाने चाबुक उठाता है, पर जेफिर हवा में चाबुक नंगे हाथ से पकड़कर शांति से लौटाता है। सुपरवाइजर को माफी मांगनी पड़ती है। फिर जेफिर काम पर लौटता है, अपनी फुर्ती और कौशल पर चुपचाप आश्चर्य करता है। चाबुक से उसे खरोंच नहीं आई। ये उसकी पहली शक्ति का असर है जो मामूली चोटों को बेअसर कर देती है। हालांकि इस कौशल को सक्रिय करने में कुछ मेहनत लगती है, यह काफी उपयोगी साबित हो रहा है और पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बावजूद उसे थकान महसूस नहीं होती। दिन के अंत तक उसे कुल 9 लाभ मिल चुके हैं, जो उसकी पुरानी ताकत को पुनः प्राप्त करने की दिशा में अहम कदम है। लेकिन फिलहाल योद्धा को एक कार्य पूरा करना है, कुछ ही घंटों में दर्जनों थैले खोदकर निकालना। जेफिर ने पर्यवेक्षक को चौंका दिया, जिसने उसकी टीम को प्रथम स्थान से सम्मानित किया। जैसे ही परिणाम आते हैं, लड़का अविश्वास में देखता है। फिर उसे पता चलता है कि वह जेफिर की टीम में है। जेफिर भी चकित है। लड़के को देखकर उन्हें लगता है कि उनके रास्ते फिर मिलेंगे। गुंडों में सन्नाटा है। मुखिया बाकी रैंकिंग बताता है। वह याद दिलाता है कि आखिरी टीम को कम रोटी मिलेगी और हिस्सा शीर्ष टीमों को दिया जाएगा। वह दासों को देवी आर्या से प्रार्थना करने का आदेश देता है। यह सुनकर सभी प्रार्थना करते हैं। जेफिर एरिया का अनुसरण करता है क्योंकि वह जानता है कि एरिया 3 सर्वोच्च देवताओं में से एक और सबसे शक्तिशाली साहूकार है। यहाँ के अधिकतर गुलाम या तो अपने घर खो चुके थे या पूर्व साहसी थे जो मंदिर के यनी बन गए। जेफिर समेत उन सभी पर लगा गुलामी का निशान उन्हें भागने से रोकता है। अगर कोई बिना अनुमति के भागने की कोशिश करता है तो उसका दिल तुरंत धड़कना बंद कर देगा। जेफिर का लक्ष्य है अपना कर्ज चुकाना और जल्द से जल्द एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में यहां से निकल जाना, दानव स्वामी से बदला लेने और एक प्रिय महिला की रक्षा के लिए। शाम होते ही दास बाजार में आराम करते हैं। जेफिर देखता है कि सब महंगा है। सोच में डूबे जेफिर को उसके दल का लड़का बियर ऑफर करता है, पहले गुंडों से बचाने के लिए, आभार जताने के लिए। वह लड़का अपने पैसों से एहसान चुकाना चाहता था। वह बताता है कि उनकी टीम कमजोर होने से आखिरी रहती है, लेकिन जेफिर की वजह से पहली बार प्रथम स्थान पर आई है। जेफिर को धमकाने की रणनीति समझ आती है कि एक सदस्य को निशाना बनाकर पूरी टीम को नीचे खींचा जाता है। जेफिर विनम्रता से लड़के का प्रस्ताव ठुकरा देता है, सोचता है कि बच्चा उसे पीछे खींच लेगा। वह बारटेंडर से रिकवरी वाटर मांगता है। बारटेंडर हैरान होता है क्योंकि यह महंगा है। वह जेफिर को प्राकृतिक रूप से ठीक होने की सलाह देता है। लड़का 1.5 सोने का सिक्का देता है और बाकी अन्न में मांगता है। बच्चा चौंकता है क्योंकि उन पर पहले से कर्ज है और नए उन पर ब्याज अधिक है। लेकिन योद्धा अपनी चिंता को अनदेखा कर देता है।
उसे पूरा भरोसा है कि वह इसका बदला चुका सकता है, इसलिए वह शक्तिवर्धक जल पीता है। ये पेय सहन शक्ति बढ़ाता है और अधिक लेने पर थोड़ी शक्ति भी देता है। आमतौर पर यह बहुत प्रभावी नहीं होता, मामूली परिणाम के लिए अधिक मात्रा चाहिए, लेकिन ज़ेफिर का दुर्लभ गुण औषधि की प्रभावशीलता को 500% तक बढ़ा देता है, जिससे थोड़ी मात्रा भी प्रभावशाली होती है। खानों में मेहनत के बावजूद ज़ेफिर जानता है कि वहां कोई खास कमाई नहीं, क्योंकि अतिरिक्त मेहनत का बोनस नहीं मिलता। इसलिए वह ताकत बढ़ाने के लिए औषधियां पीने का फैसला करता है। जब वह ताकतवर महसूस करता है तो खान के मुखिया को अजीब आवाजें सुनने की सूचना देता है। शायद खान के भीतर राक्षस हैं और शिकार दल बुलाने का सुझाव देता है। ज़ेफिर जानता है कि असली कमाई कालखोड़ियों में होती है। वह राक्षसों के स्वभाव पर सोचता है, जो विकृत माना से उत्पन्न होते हैं और स्वभाव से मनुष्यों के शत्रु होते हैं। समय के साथ लोग उनके महत्व को समझने लगते हैं। उनके शरीर के मानास्टोन और हड्डियां दुर्लभ और उपयोगी होती हैं। जिन गुफाओं में वे रहते हैं उन्हें कालकोठरी कहा जाता है, जिन्हें अब लाभदायक संसाधन माना जाता है। इन कालकोठरियों की देखरेख शिकार दल करते हैं, जिनमें युद्ध कौशल से चुने गुलाम योद्धा होते हैं। जोखिम भरे कार्यों के कारण उन्हें प्रदर्शन बोनस के साथ अच्छा वेतन मिलता है। ज़ेफिर सोचता है कि उसके जैसा व्यक्ति साहसी बनने का प्रशिक्षण क्यों ले रहा है। उसे खदान में ड्यूटी मिलती है। उसे शक है कि इसके पीछे कोई गहरी योजना है। तभी दुकानदार ने याद दिलाया कि उसकी उधारी सीमा पार हो गई है। ज़ेफिर सोचता है कि अगर और पैसे चाहिए तो चोरी करनी पड़ सकती है। तभी पुजारी गायब होकर सुझाव देती है कि वह अपने अंग मंदिर को बेच दे, जहां से अंग खरीदे जाएंगे। वह कागज देती है जिसमें लिखा है कि इन समय पर चुकाने से सर्जरी रद्द हो सकती है। लोगों के सदमे के बावजूद ज़ेफिर स्वास्थ्य के लिए पानी स्वीकार करता है। दुकानदार अनिच्छा से बोतल देता है और चेतावनी भी देता है। लड़का बोतलें गटकता है। वह संतुष्ट है कि अब वह शारीरिक शर्तों को पूरा करता है। जब वह व्यस्त है, गोतेई नाम का एक व्यक्ति, टोही दल का प्रमुख, यह पुष्टि करने आता है कि क्या वह वही मार्गदर्शक है। लड़का इसकी पुष्टि करता है और अपनी मानव ऊर्जा का पता लगाने की क्षमता का उल्लेख करता है, जो उसे अपने वातावरण को महसूस करने में सक्षम बनाता है। अंधेरी कालकोठरी से बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए चुपके से बाहर निकलने में विशेष रूप से सहायक होता है। गोट खुश है क्योंकि अब उन्हें रात में देखने की औषधि नहीं चाहिए। समूह चलने को तैयार होता है और लड़के को कुछ सामान देकर आदमी के पीछे चलने को कहा जाता है। डेल ज़ेफिर की क्षमताओं पर टिप्पणी करता है, पर गोट बात जल्दी बंद कर देता है। लड़का टीम को चुपचाप देखता है। दो चेहरे नए हैं, लेकिन वह एक को पहचानता है, जो इस कालकोठरी के साफ होने के बाद शिकार दल में आया था। इसका मतलब है, उसकी जानकारी के अनुसार उनमें से 2 लोग जिंदा नहीं लौटेंगे। वह सोचता है कि इस जानकारी का फायदा कैसे उठाए। समूह कालकोठरी के दरवाजे पर पहुंचता है, जहां एक लड़का उनका स्वागत करता है। वह ज़ेफिर की कलाई पर जादुई धागा बांधता है, जो उसे टीम से जोड़ता है। अगर कोई गिरता है तो कंगन टूटेगा और मुख्य अड्डे को मदद का संकेत मिलेगा। ये एक टोही मिशन है, फिर भी लड़का सावधानी बरतने को कहता है। कालकोठरी में 2 राक्षस मशाल लिए पत्थरों से विचलित होते हैं। घार और डेल उन पर हमला कर उन्हें मारते हैं। ज़ेफिर देखता है कि टोही दल की भूमिका जानकारी इकट्ठा करना है। निष्कर्ष बताने के बाद एक हमलावर दस्ता भेजा जाता है, मदद करो। लेकिन कभी कभी टोही दल खुद ही संभालता है। गोट मारे गए राक्षसों को देखता है और सोचता है कि ये खदान के हमले से जुड़े हैं। डेल को लगता है कि ये आखिरी जीव थे। हमारा लड़का सोचता है कि टोही दल के सदस्य अनुभवी लड़ाके हैं। गोट कहता है कि वे अकेले ही काम संभाल लें, लेकिन डेल योजना पर सवाल करता है। कहता है ज़ेफिर, जो सामान ढोता है, योद्धा नहीं हो सकता। तनाव कम करने को मार्को पूछता है, क्या गोतेई के पास कोई योजना है? गोतेई मुस्कुराता है और लड़के को कुछ निकालने को कहता है। ज़ेफिर थैला खोलता है, मूनबुश के पत्ते और बेर निकालता है। बताता है इससे मादा कोबोल की गंध आती है। जब ये गंध राक्षसी मलमूत्र से मिलती है तो ये जीवों को दूर से आकर्षित करती है। जाल पूरी तरह सफल रहा। गंध से खिंचकर एक राक्षस हमला करता है और तुरंत मारा जाता है। परिणाम देखकर गोटे योजना की तारीफ करता है और सफलता का आनंद लेता है, जबकि साथी उसकी नई प्रतिभा का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि यह विचार ज़ेफिर का था। अपने पहले जीवन में शिकार दल में स्थानांतरित होकर ज़ेफिर ने गोथा के साथ एक ही इकाई में काम किया था। गोटे एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रसिद्धि पाने के लिए बेहद बेताब था, लेकिन हालात कभी भी उसके पक्ष में नहीं रहे। यह समझते हुए उस लड़के ने टीम की बैठक से पहले उससे संपर्क किया और यह दावा किया कि आगे के तहखाने में एक गुप्त वस्तु छिपी हुई है। वहां कुछ ही कोबोल्स थे, जगह लगभग खाली थी। उसने झूठ बोला कि वह टोही दल में था और उसने खुद इसे खोजा। ज़ेफिर ने एक प्रभावी योजना भी दी और गोते को यकीन दिलाया कि वे कालकोठरी अकेले ही साफ कर सकते हैं। वह जानता था कि इतनी आसान कालकोठरी साझा करना व्यर्थ होगा। पहचान के लिए बेताब गोतेई खुश था कि नया रंगरूट उसे सारा श्रेय और दुर्लभ मून बुश दे रहा था। उन्हें पता था कि उनकी सिफारिश से ज़ेफिर को शिकार दल में शामिल किया जा सकता है,
शायद इसीलिए वह लड़का उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। गोटे आसानी से प्रभावित नहीं होते, पर जेफिर की प्रशंसा लुभावनी थी। गोटे आखिरी खोबोल्ड को खत्म करते हैं, लेकिन कमजोर माना पत्थरों से प्रभावित नहीं होते। जेफिर रास्ता साफ होने का संकेत देता है। डेल को बिखरी हड्डियां दिखती हैं जो कोबोल्ड की हैं। उनका वहां होना स्वाभाविक लगता है, जैसे जानबूझकर रखा हो। हड्डियां देखते समय एक विशाल राक्षस का हाथ गुफा से निकलकर उसे पकड़कर दीवार पर पटक देता है। ये देखकर मार्को हथौड़ा तैयार करता है और उसमें माना शक्ति भरता है। बाहर से तो वह बहुत ही शांत और स्थिर दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह भय और चिंता से भरा हुआ है। उस गुफा के भीतर छिपे हुए भयानक और अज्ञात खतरे को लेकर वह अनिश्चित महसूस करता है। अपनी सुरक्षा के लिए वह अपनी माना शील्ड को सक्रिय करता है और उसकी शक्ति और मजबूती पर गर्व महसूस करता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक राक्षस की पूंछ पलक झपकते ही उस पर वार करती है और उसे हवा में उछाल देती है। इस अचानक और जबरदस्त प्रहार से गोरा स्तब्ध रह जाता है, खासकर जब उसकी नजर उस विशाल पूंछ पर पड़ती है। पलक झपकते ही वही पूंछ उस पर गिरती है। बाहर जादुई धागों से टीम पर नजर रख रहा छोटा जीव महसूस करता है कि 3 धागे एक साथ टूट गए हैं। घबराकर वह समझ जाता है कि गुफा में कुछ गलत हुआ है। अंदर गोटा जीवित है, हालांकि उसका कंधा बुरी तरह घायल है। जेफिर अब उसकी रक्षा में खड़ा है। उसने अपनी लोहे की दीवार वाली शक्ति से राक्षस के हमले को झेल लिया था, लेकिन फिर भी वह वार गोटा को लगा, जो उस प्राणी की ताकत दिखाता है। जब जेफिर अपनी स्थिति पर विचार कर रहा था, तभी अचानक एक भयंकर राक्षस अंधेरे से बाहर निकला। उसने अपने विशालकाय रूप को प्रकट करते हुए अपने साथियों को बेजान हालत में जकड़ लिया। उसी क्षण सब कुछ स्पष्ट हो गया। ये कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि एक शिकारी था। ये शिकारी अन्य राक्षसों को पालता था, उन्हें सुरक्षा का लालच देकर फंसाता था और जब परिपक्व हो जाते तो उन्हें खा जाता। एक पल भी बर्बाद किए बिना जेफिर ने गोटे का भाला ले लिया। वह पर्क 3 को सक्रिय करता है, हाथ में ऊर्जा का गोला भरता है और उत्तेजित होकर पूछता है कि राक्षस के किस हिस्से को नष्ट करना है। सिल्वर पर्क एक व्यक्तिगत भंडारण सूची की तरह है। जेफिर इससे कपड़े का टुकड़ा और ड्रैगन वीड का बंडल निकालता है। गोट असमंजस में देखता रहता है, उसे योजना नहीं समझ आती, लेकिन जेफिर दृढ़ निश्चय से कपड़े को हाथ पर लपेटता है और भाला पकड़ता है। अपनी चोटों के बावजूद गोतेई में प्रतिरोध की भावना जागती है। वह साधारण खनिक नहीं बनना चाहता, लेकिन राक्षस अपनी भयावह शक्ति का प्रयोग करता है। कान फाड़ू दहाड़ से वह जमीन पर गिर जाता है। उसी समय एक पुराने सैनिक को भयानक याद आती है। उसके शुरुआती दिनों में जब वह छोटा था, उसे जो कुछ भी बताया गया था वह उसके दिमाग में बार बार कौंधता रहा। उस आदमी ने एक ऐसे भयानक राक्षस के साथ मुठभेड़ के बारे में बताया था, जिसे सुनकर पूरा गांव भय से कांप उठा था। गांव के लोग एक दूसरे के पास खड़े होकर डर के मारे पलकें तक चपकाए बिना स्तब्ध होकर खड़े रह गए थे। वे अपनी मृत्यु का इंतजार करते रहे, और अब वही हो रहा है, फिर वही हो रहा है। लेकिन इस बार जेफिर की हरकत देखकर गोटे अचंभित है। लड़का जमा नहीं है। वह राक्षस के चारों ओर तेजी से घूम रहा है, हमलों से बचते हुए सही जगह पहुंच रहा है। जेफिर ने ड्रैगन वीड का इस्तेमाल किया था, जिससे भय का असर नहीं हुआ। उसके पास एक आक्रमणकारी पर्क है, पर इसे इस्तेमाल करने के लिए अधिक माना चाहिए। वह अपने भाले पर एक शक्तिशाली विष लगाता है, जो राक्षसों से निपटने में असरदार है। यह औषधि जेफिर को पिछले जन्म के मित्र से मिली है। उसके मित्र फेड ने औषधियों और विषों को बनाने में जीवन बिताया था। जेफिर को सदमा हुआ जब फेड ने सब उसे दे दिए और कहा, दुनिया का अंत निकट है, किसी को इनका उपयोग करना होगा। उसने कहा, अगर उन औषधियों से कुछ जानें बच गई तो वही उसकी खुशी होगी। दोस्त के शब्दों को याद कर जेफिर ने जहर से सना भाला राक्षस पर चलाया और उसकी भुजा पर वार किया। वह जानता है कि जहर कैसे काम करता है। खून में मिलते ही यह अंदर से नष्ट करने लगता है। 3 मिनट में यह पूरे शरीर में फैल जाता है। अब जेफिर को केवल इतना करना था कि वह जहर का असर होने तक जीवित रहे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, राक्षस की पूंछ ने इतनी जोरदार प्रहार किया कि वह गुफा की दीवार से जा टकराया। राक्षस ने बिना किसी संकोच के अपने जबड़े चौड़े खोल दिए और उस पर टूट पड़ा, मानो उसे पूरा निगलने की कोशिश कर रहा हो। जेफिर ने अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन करते हुए जहर की बची हुई शीशी उठाई और उसे सीधे राक्षस के खुले मुंह में फेंक दिया। इसके बाद उसने राक्षस के चेहरे पर जोरदार वार किया, सीधे मुंह पर निशाना साधते हुए, ताकि वह उसे कुछ समय के लिए हिला सके। राक्षस दर्द से चिल्लाता है। जहर से मरने में 1 मिनट है। जेफिर जानता है कि उसके पास बचने की न तो क्षमता है न ताकत। उसके पास 2 विकल्प हैं, प्राणी के गिरने का इंतजार करें या जोर से प्रहार करें। जैसे ही लड़का हमला करता है, राक्षस पूंछ घुमाता है, पर जेफिर फुर्ती से पकड़ लेता है। वह कसकर पकड़े रहता है जब तक उसे राक्षस के सिर के ऊपर नहीं उठा लिया जाता। ऊपर पहुंचते ही वह कूदकर राक्षस की आंख में भाला घोंप देता है। भाले का दूसरा सिरा टूट जाता है और जेफिर टूटे भाले और चाकू से राक्षस पर वार करता है। राक्षस दर्द से छटपटाता है। लड़का चाकू पकड़े रहता है। वह जानता है कि अब वह इसे छोड़ नहीं सकता। इसे खत्म करने के लिए एक वार बाकी है, इसलिए वह फिर से उसके सिर पर कूदता है।
कई रिकवरी पोशन पीकर मिली शक्ति और इफेक्टिवनेस पर्क से मिली ताकत का उपयोग करते हुए वह अपनी सारी शक्ति मुट्ठी में समेटता है और पूरी ताकत से राक्षस पर प्रहार करता है, मानो नरक की आग में जल रहा हो। यह सब देखकर गोटे को एहसास होता है कि वह गलत था। ऐसी प्रतिभा के साथ इस नए लड़के को पहचान जरूर मिलेगी और वह शीर्ष पर पहुंचेगा। हालांकि वह जानता है कि जेफिर साधारण खनिक है, इसलिए उसे गोटे की मदद चाहिए थी। गोटे सोचता है जेफिर अधिकारपूर्वक खड़ा होकर बात करने का अनुरोध करता है। जंगल में एक पीले बालों वाला व्यक्ति घायल है और संदिग्धों से घिरा है। वह गिड़गिड़ाकर कहता है कि वह दानव स्वामी का अनुयायी नहीं है। माथे पर क्रॉस का निशान वाला आदमी अपने ताकतवर साथी को संकेत नहीं दे पाता। बिना झिझक ताकतवर आदमी ने पीले बालों वाले की खोपड़ी कुचल दी, जिससे उसकी मौत हो गई। तभी शरीर जोर से फड़फड़ाने लगा और कुछ क्षणों बाद कोने से एक कंजूरा बाहर आया। लाश माथे पर निशान वाले ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जीव को 2 हिस्सों में काटा। उसने कहा कि कनखजूरे पर दानव स्वामी का निशान था, साबित करते हुए कि वह घुसपैठिया था। फिर वह कनखजूरे को लेकर वरिष्ठ अधिकारी मैथियास के पास लौटता है, लेकिन मैथियास प्रभावित नहीं होता। वह याद दिलाता है कि इस मिशन में टीम के 7 सदस्य मारे गए और पूछता है कि क्या एक धोखेबाज के लिए यह कीमत उचित थी। चिन्हित व्यक्ति दृढ़ता से मैथियास को याद दिलाता है कि छापा 1 महीने दूर है और मंदिर को जासूसों से मुक्त नहीं किया गया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। मैथियास वारंट पर विचार करता है और थोड़ी देर बाद हॉन्टिंग स्क्वाड से बात करने पर सहमत होता है। फिर भी वह चिन्हित व्यक्ति को चेतावनी देता है कि उसे दोबारा मूर्ख न बनाए। मानव संसाधन विभाग में वापस आकर गोतेई जेफिर के हॉन्टिंग स्क्वाड में स्थानांतरण की सिफारिश करता है। प्रभारी पुजारिन अनुरोध मान लेती है, पर साफ करती है कि असफलता की जिम्मेदारी रंगरूट की होगी। गोतेई लड़के की प्रतिभा पर विश्वास रखते हुए खुशी से जोखिम लेता है। वह जानता है कि अच्छे प्रदर्शन पर श्रेय उसे मिलेगा। जाते समय उसके विचार काल कोठरी में बिताए उस आखिरी दिन की ओर जाते हैं जब उन्होंने गुफा में राक्षस मारा था। गोतेई को विश्वास नहीं हुआ जब जेफिर ने अचानक उससे लड़ाई के बारे में सब भूलने को कहा और गोटा ने राक्षस को कभी नहीं देखा। लड़के ने कहा कि वह कोबोल्ड के शव वहीं छोड़ देगा ताकि उसके पास वरिष्ठों को रिपोर्ट करने के लिए कुछ हो। असली इनाम विशाल राक्षस का शरीर वह अपने पास रखना चाहता था। मंदिर के गुलाम के रूप में जेफिर को माना स्टोन या राक्षस के अंग रखने की अनुमति नहीं थी। चूंकि सब कुछ मंदिर का था, उसने चुपके से राक्षस का शव बेचने की योजना बनाई। गोड़ी को लगा यह असंभव है। बाहर एक यूनिट तैनात थी जो छोड़ी रोकती और एक टीम कालकोठरी की तलाशी लेती, लेकिन जेफिर ने अपना तुरूप का पत्ता दिखाया। उसकी इन्वेंट्री की खासियत, उसने उस विशाल राक्षस को गोड़ी के सामने अपने भंडार में रख लिया। गोड़ी हैरान था। राक्षस बिना निशान के गायब हो गया। न खून था न लाश, कुछ भी नहीं बचा था। इतना कहकर जेफिर ने एक प्रस्ताव पेश किया। वह उसके लिए 3 और कालकोठरी साफ करने के लिए तैयार था उसके लिए, और बदले में सारा लूटा हुआ माल वह अपने पास रख सकता था। बस उसे इस समय जो कुछ हुआ था उसके बारे में चुप रहना था। गोटा इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अगर जेफिर उसके लिए कालकोठरी साफ करता रहता है तो वह दस्ते के नेता के रूप में श्रेय ले सकता है। चूंकि वे एक टोही इकाई का हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें किसी और से पहले कालकोठरी में प्रवेश मिलता है। अगर वे छोटी टीम से निपटते हैं तो गोतेई असाधारण नेता होंगे, शायद उन्हें पदोन्नति मिले। इस बीच जेफिर कर्ज चुकाने के लिए राक्षस का शव बेचने पर ध्यान दे रहा है और मंदिर से जल्द निकलना चाहता है। उसे याद आता है कि जल्द ही मंदिर के योद्धा बड़े अभियान पर जाएंगे जहां उन्हें एक दुर्लभ और शक्तिशाली वस्तु मिलेगी। अब जेफिर का नया लक्ष्य है। वह छापे में शामिल होकर वस्तु हासिल करना चाहता है। उम्मीद है कि यही उसकी आजादी की कुंजी होगी। कुछ समय बाद जेफिर का पंजीकरण पूरा होता है और वह शिकार दल का सदस्य बन जाता है। जैसे ही वे निकलते हैं, उसे याद आता है कि पिछले जीवन में वह छापे की सूची घोषित होने के बाद ही दल में शामिल हुआ था। सूची शिकार दल के सदस्यों से बनती थी, जिसमें 20 प्रतिभाशाली या शक्तिशाली संपर्कों वाले चुने जाते थे। जेफिर के पास योजना है, पर उसे सही समय पर लागू करना होगा। अंत में वे शस्त्रागार पहुंचते हैं, जहां गोडा उसे मार्गदर्शन करता है। गोतेई अपने साथियों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल जाने से पहले उस इलाके में पहुंचता है जो ठीक हो रहे हैं। बात करते समय जंगल से वही संदिग्ध गिरोह आता है। उन्हें देखकर गोतेई सिर झुका लेता है और जेफिर को भी इशारा करता है। गिरोह आगे बढ़ता है तो सभी सिर झुकाते हैं। हालांकि गिरोह के नेता को जेफिर से कुछ महसूस होता है, जिससे वह चौंकता है लेकिन चलता रहता है। उनके जाने के बाद गोटे बताता है कि वे आधिकारिक जांच करता है, ऐसे एजेंट जिन्हें कोई उकसा नहीं सकता। वह जेफिर को चेतावनी देता है कि वह समूह का सम्मान करे। इन लोगों को किसी को भी विधर्मी घोषित करने का अधिकार है। उनका नेता साहाक खासकर खतरनाक है। पागल कुत्ते के नाम से जाना जाने वाला साहाक हत्या का आनंद लेता है और गोटे जेफिर को उससे सावधान रहने को कहता है। जैसे ही वह समझा रहा था, अचानक साहाक आया और उन्हें पुकारा। साहाक को आते देख गौड़ी घबरा गया। उसने जेफिर की ओर इशारा कर उसे खनिक कहा। उसने लबादा उतारा, चेहरा दिखा और जेफिर से उसकी स्थिति पूछी।
इससे पहले कि वह कुछ कहता, गोटे घबराकर बीच में आया और उसे साथ ही बताया, लेकिन साहाक ने उसे चुप करा दिया और कहा कि उसे गोटे की बातों में दिलचस्पी नहीं है। तनाव बढ़ता है क्योंकि गोटे साहाक की जानलेवा मंशा को महसूस कर डरने लगता है। वहीं जैफिर शांत रहता है। उसकी शांति साहाक का ध्यान खींचती है। ये जैफिर के खनिक जैसे रूप से मेल नहीं खाती। उसे शक होता है कि यह लड़का दिखने से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। इतने शक्तिशाली को सीधे हॉन्टिंग स्क्वाड में भेजने के बजाय खदानों में भेजना समझ से परे है, क्योंकि एक योग्यता परीक्षण होता है जो प्रतिभाशाली रंगरूटों को विशिष्ट इकाइयों में भेजता है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कुछ ही पलों में साहाक अपने आदमियों को इशारा करता है और वे तुरंत जैफिर को चारों ओर से घेर लेते हैं। लड़के की ताकत को भांपने के बावजूद वह आत्मविश्वास से भरा रहता है। उसे पूरा विश्वास है कि उसकी टीम उसे संभाल लेगी। वह आगे बढ़ता है और जवाब मांगता है, यह स्पष्ट करते हुए कि कोई झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जैफिर उसकी चाल समझ जाता है। उसे पता है कि साहाक सिर्फ उसके लिए चीजें आसान बना रहा है। जैसे ही साहाक और उसके आदमी जैफिर को घेर लेते हैं, वह लड़के पर दानव स्वामी का अनुयायी होने का आरोप लगाता है। इस सवाल ने जैफिर को अतीत में ले जाया। वह दानव स्वामी के अनुयायियों के बारे में अधिक जानता है, जिन्होंने महान युद्ध में मानवता को धोखा दिया। लेकिन अब लोग उन्हें रूढ़िवादी धर्म के विरोधी पंथ के रूप में जानते हैं। साहक ने बताया कि उसे दानव स्वामी के अनुयायियों की उपस्थिति का पता लगाने की विशेष इंद्रिय है। अभी उसकी अंतरात्मा चिल्ला रही है कि जैफिर खतरा है। गंभीर और उदास चेहरे के साथ वह आधिकारिक तौर पर अपनी पूछताछ की प्रक्रिया शुरू करता है। खुद को इंक्विजिटर्स का एजेंट बताते ही माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, पर जैफिर विचलित नहीं होता। इसके बजाय वह शांति से सुझाव देता है कि वे बातचीत जारी रखने के लिए किसी अधिक एकांत और निजी स्थान पर चले जाएं। यह सुनकर साहक चौंक जाता है। लड़का आत्मविश्वास से कहता है कि बहुत लोग देख रहे हैं, अगर वह उसे पीटेगा तो स्थिति असहज होगी। साहक क्रोधित होता है पर संयम रखता है। उसे विश्वास नहीं होता कि जैफिर उसे हरा सकता है। तभी एक झटके में वह और उसकी टीम एक शक्तिशाली कौशल का उपयोग करते हैं। जैफिर के चारों ओर एक त्रिकोणीय पोर्टल बनता है जो उसे फंसा लेता है। यह रेड फील्ड है जो क्षमताएं बढ़ाता है। लड़का नहीं घबराता बल्कि लड़ाई के लिए तैयार होता है। उसका रूप अजीब और पराया है जो साहक को चौंकाता है। लेकिन मैडहाउंड बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है। वह सीधे जैफिर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लाल क्षेत्र में अपनी अदृश्यता और शक्ति पर पूरा भरोसा रखते हुए वह ऊंची छलांग लगाता है और चाकू के वारों की बौछार कर देता है। लेकिन जैफिर हर वार को आसानी से चकमा देता है। सटीक जवाबी हमले करते हुए बस थोड़ी ही दूरी पर बच निकलता है। साहक हैरान और हताश होकर नीचे झुककर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उससे टकराता है उसके पैर मानो ठोस स्टील से टकरा गए हों। उसे ऐसा महसूस होता है। पहली बार साहक को एहसास होता है कि उसने प्रतिद्वंदी को कम आंका था। जोन जैफिर अचानक शक्तिशाली वार करता है। हर वार सटीक होता है। साहक बेहोश होकर या और भी बुरी हालत में गिर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह सांस ले, एक नुकीला गदा उसकी ओर आता है। वह समय रहते उसे रोक लेता है, हालांकि वार से पीछे फिसल जाता है। वह समझ जाता है कि यह गदा सबसे ताकतवर सदस्य की है। उस हथियार को पूरी ताकत से चलाते हुए जैफिर व्यंग्य करता है। वह स्पष्ट रूप से उसे उकसाने का प्रयास कर रहा था। यह प्रयास कारगर रहा। टैंक ने इतनी जोर से अपना गदा फेंका कि सड़क पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और चट्टानों के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। इस बीच गोतेई पूरी तरह से स्तब्ध और सदमे में है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि जैफिर ने साहक को इतनी आसानी से कैसे पराजित कर दिया, मानो वह किसी अजीब और रहस्यमयी मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहा हो। वह यह भी देखता है कि टैंक के भयंकर और भारी हमलों के बावजूद लड़का हर वार को बड़ी कुशलता और चतुराई से चकमा दे रहा है। इससे गोतेई को थोड़ी उम्मीद होती है। अगर जैफिर साहक के पूरे समूह को अपमानित करता है तो शायद गोतेई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट या सजा न हो। आखिरकार वह उस लड़के का नेता है। लेकिन उम्मीद टूट जाती है जब कोई बताता है कि जैफिर बच रहा है, पर 5 मिनट हो चुके हैं। लड़ाई जितनी लंबी चलती है, लाल क्षेत्र में साहक का दस्ता उतना ही मजबूत होता जाता है। जैफिर को बदलाव महसूस होता है। टैंक के हमले तेज और भारी हैं और वह संघर्ष करता है। अचानक साहक आता है और जैफिर की पीठ पर वार करता है। उसके चारों ओर घाभा है। उसका इरादा पूरा नहीं हुआ। ठंडे गुस्से में वह तेजी से हमला करता है। जैफिर के चारों ओर बिजली की तरह घूमता है और हर दिशा से वार करता है। एक पल को लगता है कि साहक का पलड़ा भारी है। वह आखिरी वार से मुकाबला खत्म करने को तैयार होता है, लेकिन जैसे ही वह पास आता है, जैफिर मुश्किल से उसे पकड़ लेता है और सिर जमीन पर पटक देता है। साहक के संभलने से पहले ही लड़का घुटना मारता है और ताकत से उसे हरा देता है। बुरी तरह पिटा और खून से लथपथ साहक अचेत पड़ा रहता है। अपनी बड़ी शक्तियों के बावजूद उसे एहसास होता है कि लड़के के सामने सब बेकार था। लड़का शांत भाव से ताना मारता है कि उसे पहले टैंक को थकाना चाहिए था। यह जैफिर को चुभता है। क्रोधित होकर टैंक जंजीरों से जैफिर को जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैफिर पीछे नहीं हटता, बल्कि जंजीरों को खींचकर टैंक का मजाक उड़ाता है कि वह आमने सामने की लड़ाई से डरता है। कहते ही वह अपनी भुजाओं में ऊर्जा भरता है और एक शक्तिवर्धक मंत्र का उपयोग करता है।
इस शक्ति से वह जंजीरों को इतनी जोर से खींचता है कि वे टैंक के हाथों से छूटकर टूट जाती हैं। टैंक दीवार से टकराता है। सभी लोग स्तब्ध हो जाते हैं। जमीन पर सहाक बेबस होकर उसकी ओर रेंगता है और पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन लड़का मुस्कुराता है और बिना परवाह के याद दिलाते हुए चला जाता है कि सवाल पूछना उसका काम है। सबकी नजरों से दूर पास की खिड़की से लाल बालों वाला आदमी यह सब देखता है। वह स्पष्ट रूप से प्रभावित होता है। जेफिर अपनी ताकत से हैरान है और सोचता है, क्या इस लड़के को गुरु ने भेजा है? लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर रहे। नेता सहाक एक नौसिखिए से हार गया। जेफिर के जाते ही हारा व्यक्ति निराशा में चिल्लाता है, हार स्वीकार नहीं कर पाता। दूसरी ओर लड़का राहत महसूस करता है। उसकी योजना का पहला हिस्सा पूरा है। अब उसे किसी खास का इंतजार है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसे अजीब अनुभूति होती है। उसका शरीर कांपने लगता है और वह तुरंत समझ जाता है कि यह माना फ्रीज है, माना खत्म होने पर अस्थायी रुकावट। पावर बूस्ट स्किल ने उसकी सारी माना शक्ति छीन ली थी, जिससे वह सुरक्षित हो गया। अब उसे समझ आ गया है कि उसका शरीर इतना मजबूत नहीं है और उसे सुधार करना होगा। जमीन पर गिरे जेफिर ने ऊपर देखा, लेकिन ऊपर का आकाश किसी अद्भुत चीज में बदल गया। वहां एक विशाल आकृति प्रकट हुई जो अद्वितीय थी। वह आकृति खुद को ईनन के देवता के दूत स्पिरिट शाइलॉक के रूप में परिचित कराती है। वह बताती है कि देवता उसरा ने उसे जेफिर की वॉल ऑफ आयरन शक्ति का ईन वसूलने भेजा है। लड़का उसे तुरंत पहचान लेता है। वह जानता है कि वॉल ऑफ आयरन ने उसे लड़ाई में लाभ दिया, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी हैं। मंत्र के दौरान हुआ सारा नुकसान एक साथ होता है। इसका उपयोग करने वाले कई लोग इस भयानक दोष के कारण अपनी जान गंवा बैठे। कर्ज के देवता का जादू दोधारी तलवार के समान है जो इंसानी निराशा से अपनी ताकत प्राप्त करता है। जब जेफिर संघर्ष में होता है तो कर्ज का देवता उसे लगभग एक क्रूर आनंद के साथ देखता है और उसकी पीड़ा का आनंद लेता है। इस दौरान शाइलॉक जेफिर द्वारा किए गए कुल नुकसान की गणना शुरू करता है और उसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जेफिर पूरी तरह से थक चुका केवल असहाय होकर वार की उल्टी गिनती का इंतजार कर सकता है। हिलने की कोशिशों के बावजूद उसका शरीर नहीं सुन रहा था। आखिरी प्रयास में लड़के ने पट्टियां फाड़ दी, जिससे एक शक्तिवर्धक पेय सामने आया। उल्टी गिनती खत्म होने वाली थी और उसने समय पर पेय पी लिया। शक्ति बढ़ने से उसकी ताकत एक अंक बढ़ गई, जिससे कर्ज वसूली का हमला रुक गया। पलक छपकते ही शाइलॉक गायब हो गया और खतरा टल गया। हमारा लड़का राहत की सांस लेता है, लेकिन जानता है कि यह अस्थायी है। उसे बहुत तैयारी करनी है। जेफिर बाल बाल बचता है, आकाश की ओर मुस्कुराता है जैसे उजरा को चिढ़ा रहा हो। आखिरकार वह जीवित रहने का माहिर है, जिसने मानवता के पतन के बाद भी साहस दिखाया। वह जानता है कि लोहे की दीवार पार करने का रहस्य है अपनी शक्ति को बचाना। जब तक उसमें थोड़ी भी माना शक्ति है, जादू उसे छू नहीं सकता। उसे याद आता है कि पिछले जन्म में लोहे की दीवार बैंगनी स्तर का कौशल था, जिसकी कीमत 500 सोने के सिक्के थी, जो उसकी वर्तमान हैसियत से अधिक है। फिर भी देवता उसे मनोरंजन के लिए वह जादू देते हैं और धन्यवाद में वह उन्हें बीच की उंगली दिखाता है, जिससे देवता क्रोधित होते हैं। बाद में जेफिर भ्रमित होकर जागता है, बिस्तर से बंधा, और पुजारिन उसके पास खड़ी होती है। 2 मजबूत आदमी यातना के औजार लाए हैं। वह घबराकर देखता है, जबकि पुजारिन शांति से बताती है कि वह इसलिए है क्योंकि एनएन की समय सीमा 1 घंटा पहले खत्म हुई। पुजारिन का चेहरा सख्त होता है। वह बड़ा चाकू उठाकर कहती है कि उसने गिरवी रखकर कई अन्न लिए, ब्याज नहीं चुकाया और चुकाने की कोई योजना नहीं थी। वह चाकू चेहरे से इंचों दूर रख जवाब मांगती है। जेफिर को लगता है स्थिति गंभीर है। माना का इस्तेमाल किया तो खामियाजा भुगतना होगा। कलेक्टर शाइलॉक जल्द लौटेगा, इसलिए जेफिर को बातचीत करनी होगी। वह गिड़गिड़ाता है कि अगले हफ्ते सब चुका देगा, लेकिन पुजारिन नहीं मानती। वह कहती है वे वेतन लेंगे, पर उसे दुकान का कर्ज ब्याज समेत चुकाना होगा, जो वह नहीं चुका सकता। फिर वह आदेश देती है और एक आदमी जेफिर का हाथ पकड़ लेता है। वह कहती है कि वे उसकी एक उंगली काट देंगे। अपनी बात मनवाने के लिए यातना देने वाला चाकू उठाकर हैंडबैग की ओर करता है, लेकिन जेफिर घबराकर चिल्लाती है, जिससे वे रुक जाते हैं। उसका चेहरा गुस्से से अविश्वास में बदल जाता है, हैरान कि जेफिर को कैसे पता चला। बैडली दंपति सदमे में खड़े हैं जब वह महिला गुस्से में चिल्लाकर उन्हें तुरंत जाने का आदेश देती है। वे चुपचाप उसकी बात मान लेते हैं। बाहर जाते समय वह लड़के को धमकाती है और पूछती है कि उसे ये नाम कैसे पता चला, लेकिन वह और जोर देकर उसे राक्षस संहारक श्वेत गुलाब कहता है। वह पहले से जानता है कि पुजारिन गुप्त रूप से श्वेत गुलाब के नाम से जानी जाती है, जो राक्षसों के शवों और चोरी के सामान का धंधा करती है। जेफिर समझता है कि काल कोठरियों का पता लगाने के लिए साधारण वस्तुओं पर निर्भर नहीं रह सकता, इसलिए उसका इस्तेमाल करना बेहतर होगा। व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ वह उसे यहां लाने के लिए धन्यवाद देता है और बताता है कि उसके पास एक व्यापारिक प्रस्ताव है। इसी बीच दूसरे कमरे में साहक को होश आ जाता है। क्रोध से भरा हुआ वह विश्वास नहीं कर पा रहा है कि एक मामूली लड़के ने उसे इतनी आसानी से अपमानित कर दिया। बदला लेने की कसम खाते हुए वह उस लड़के को जान से मारने की कसम खाता है अगर वे कभी दोबारा मिले।
जैसे ही वह शोर मचाता है, लाल बालों वाला आदमी शोर सुनकर उसे पुकारता है। सहायक उसे देखते ही जम जाता है, अचानक घबरा जाता है और बनावटी सम्मान के साथ उसका अभिवादन करता है। वह आदमी मुस्कुराता है और वैद्यों को आश्वस्त करता है कि वह सहायक से खुद निपटेगा। जाते समय वह हाल की लड़ाई का जिक्र करता है। सहायक को घटना याद आती है और वह माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह सके, लाल बालों वाला आदमी चाकू उसके मुंह में ठूस देता है और दबाए रखता है। वह निराश और क्रोधित है। वह आदमी सहायक को इन्क्विजिटर मैथियास के आदेश न मानने के लिए फटकारता है, जिससे उसे सार्वजनिक शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। क्रोध उस पर हावी हो जाता है। वह बिना झिझक सहायक के चेहरे पर वार करता है और याद दिलाता है कि उसकी प्रतिभा के बावजूद अब वह बोझ है। 6 महीने बाद भी वह केवल 2 दानव उपासकों को मार पाया है। लाल बालों वाले के अनुसार सहायक की असफलताओं ने वरिष्ठों का धैर्य तोड़ दिया है। इसके अलावा साधारण लड़के से हारने से इन्क्विजिटर मैथियास का नाम कलंकित हुआ है। ये सुनकर सहायक गिर पड़ता है और एक और मौका मांगता है। लाल बालों वाला व्यक्ति जो दृढ़ है उसे उस लड़के को मारने का आदेश देता है जिसने उसे हराया, तभी उसके भविष्य पर विचार करेंगे। ये अल्टीमेटम सहायक पर भारी पड़ता है। सहायक जानता है कि अगर वह लड़के को नहीं मार पाया तो वह लाल वर्दी और अधिकार खो देगा। जाने से पहले वह व्यक्ति उसके सामने एक चमकता बैंगनी गोला फेंकता है और कहता है कि शायद इससे मदद मिले। सहायक उसे तुरंत पहचान लेता है। उस गोले में एक खास आभा है। यह किसी दानव स्वामी के उपासक का है। वह सदमे में आ जाता है, लेकिन लाल बालों वाला व्यक्ति शांत रहता है और फैसला सहायक पर छोड़ देता है कि वह इसका उपयोग कर जोखिम उठाए या इसे छोड़ दे और सब कुछ खो दे। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद होता है, सहायक गोले को घूरता रहता है। अपने अधिकार का इस्तेमाल करके मारे गए कई दासों की यादें उसे सताती रहती हैं। अगर वह लाल वर्दी खो देता है तो वह जानता है कि कोई मुक्ति नहीं है। वह फिर गुलामी में जाएगा। इस बार दया नहीं होगी। जो हासिल किया सब छिन जाएगा। वर्षों का छल और आज्ञा पालन, चमक और जीवन शक्ति खत्म हो गई। हताशा में वह बैंगनी गोला पकड़ता है और उसे इस्तेमाल करने का सोचता है। जैसे ही वह उसे पकड़ता है, कमरे में पागलों की हंसी गूंज उठती है। इस बीच लाल बालों वाला आदमी मुस्कुराता है। उसे वही मिला जो वह चाहता था। वह अपने आदमी को सहायक पर नजर रखने का आदेश देता है, ये जानते हुए कि सहायक ने उसे भटकाया था। मुखबिरों के अनुसार सहायक के लापरवाह व्यवहार ने सबका ध्यान खींचा है। मंदिर के शूरवीरों के मुखिया ने सतर्कता कम कर दी है। लाल बालों वाला व्यक्ति इस अवसर का लाभ उठाकर वस्तु हथियाने पंथ के मुखिया को खत्म करने और मंदिर पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। इस व्यक्ति का नाम नेड स्ट्रियर है, जो धोखेबाज और दानव उपासक का गुप्त शिष्य है। हाल की घटनाओं पर संदेह करते हुए नेड जेफिर की जांच का आदेश देता है। लड़के की मार्शल आर्ट तकनीक देखकर नेड को लगा कि जेफिर को गुरु ने भेजा होगा। मामले की गोपनीयता के कारण नेड ने सहायक से लड़के की परीक्षा कराने का निर्णय लिया। असफल होने पर नेड ने जेफिर को खत्म करने की योजना बनाई। इस बीच जेफिर ने पुजारिन को कालखोटरी से लाए राक्षस का शव दिखाया, जिससे वह चौंक गई। शुरुआती चिंता के बावजूद वह नमूने की प्रशंसा करने लगती है, लेकिन लड़के का प्रस्ताव बड़ा है। जिन वस्तुओं की वह मांग कर रहा है उनकी कीमत 5000 सोने के बराबर है, जो 3 शिकारी श्रेणी के शवों की कीमत के बराबर है। जेफिर आत्मविश्वास से आश्वासन देता है कि 3 सप्ताह में वस्तुएं मिल जाएंगी। फिर रुककर कहता है कि उसे एक और अनुरोध करना है। ठीक होने के बाद जेफिर अपने साथियों के साथ अनौपचारिक बैठक में शामिल होता है। सभा के दौरान समूह के नेता गोटा सभी का फिर से परिचय कराते हैं और उनकी भूमिकाओं को विस्तार से स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले टैंकर मार्को का परिचय देते हैं, फिर तलवारबाज डेल का और अंत में जेफिर का। हालांकि माहौल में तनाव व्याप्त है और गोटा तुरंत ही यह महसूस कर लेते हैं कि दूसरों के बीच कुछ बेचैनी है, खासकर जेफिर की उपस्थिति में। वह देखता है कि कोई भी खाना नहीं खा रहा है, शायद उनकी उदासी का कारण। यह देखकर जेफिर एक महंगी शराब निकालता है, जिससे माहौल खुशनुमा हो जाता है और सबका ध्यान उसकी ओर खिंच जाता है। वह कहता है कि उसे यह हाइट्रोड से मिला है, फिर सबको एक एक पेय देता है। इस भाव से समूह उसे पसंद करने लगता है और उनका नजरिया नर्म हो जाता है। वह समझ जाता है कि वे राक्षसी शवों की तस्करी में मदद करने को तैयार होंगे, क्योंकि वे एक साथ हैं। जेफिर गोतेई को अपने पिछले जीवन से जानता है, लेकिन बाकी 2 नहीं। उनकी मौजूदगी से जेफिर बेचैन है, अनश्योर कि वे सहयोग करेंगे या खत्म करना पड़ेगा। वह जानता है लोग पसंद करते हैं जो उनकी इच्छा पूरी करें, और महत्वाकांक्षी लोगों को प्रोत्साहन देना सफलता है। लेकिन जेफिर नहीं बढ़ सकता खुलेआम नापसंद व्यक्ति जैसे डेल। कुछ देर बाद गोतेई अगले कार्य की रूपरेखा और अहमियत बताता है। इसे पूरा करने से पदोन्नति मिल सकती है। वह समूह से नए सदस्य के प्रति सम्मान का आग्रह करता है और याद दिलाता है कि एकता ही लक्ष्य की राह है, पर सभी सहमत नहीं है। डेल नाराज होता है कि गोटा ने बिना सलाह निर्णय लिया। वह सवाल करता है कि गोटा ने जेफिर को प्रीडेटर से लड़ते देखा या वह भ्रम था। वे विवाद करने लगते हैं, लेकिन मार्को, जो उनसे बड़ा है, बीच में आकर उन्हें रोकता है। वह सलाह देता है कि वे फिलहाल सहमति बना लें और याद दिलाता है कि इनाम तो 3 हिस्सों में बंटेगा ही।
समझौते के बावजूद डेल का दिल जेफिर को स्वीकार नहीं कर पा रहा। उसे शक है कि लड़का मुसीबत लाएगा और अगर धोखा दे रहा है तो सच जल्द सामने आएगा। कालकोटरी में समूह टोरिन की ओर बढ़ता है जो पहाड़ की ढलान पर है। देखकर टीम प्रभावित होती है। ऐसी जगह पहले नहीं देखी थी। गोरी बताते हैं कि भीतर की गुफाएं और भी आकर्षक हैं, जिनमें रहने के कमरे से लेकर शयन कक्ष तक सब कुछ है। पहले मंदिर कर्मियों को भेजता था और घायल साहसी वहां ठहरते थे, लेकिन अब वो दिन गए। अब वह जगह जीर्ण शीर्ण राक्षसी मान जैसी दिखती है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, सुरंगें मकड़ी के जालों से ढकी हैं। जेफिर सतर्क रहते हुए अपनी माना बोध क्षमता सक्रिय करता है, जिससे वह बिना छुए माना से भरी वस्तुओं और जीवों का पता लगाता है। इस क्षमता से वह समूह को जालों के बीच से सावधानी से रास्ता दिखाता है और सटीकता से आगे बढ़ता है। कुछ मशक्कत के बाद वे बाहर निकलते हैं। बाहर आकर जेफिर बताता है कि उसे स्टील की मकड़ी का आभास हुआ और वह तुरंत योजना बनाने लगता है। योजना के अनुसार वे घोंसले में चुपके से घुसेंगे, नन्ही मकड़ियों पर जहर डालेंगे और माता पिता के लौटने का इंतजार करेंगे। जेफिर योजना समझाता है तो डेल चिंता जाहिर करता है। उन चारों के साथ भी उसे संदेह है कि वे स्टील स्पाइडर को हरा सकेंगे। उस जीव का बाहरी कवच स्टील जैसा कठोर है, जिससे तलवार के हमले बेअसर हो जाते हैं। स्टील स्पाइडर जल्दी प्रजनन करते हैं, जिससे वे जल्दी सेना बना लेते हैं और उनके घोंसले में उनका सामना करना अधिक खतरनाक होता है। डेल इस खतरे से निपटने के लिए मंदिर से मदद लेने का सुझाव देता है। जेफिर ने डेल को आराम करने को कहा, दावा किया कि वह खुद घोंसला साफ कर सकता है। इससे डेल को सदमा लगा और संदेह बढ़ गया। लड़के ने शिकारी को हराने और अकेले स्टील स्पाइडर मारने का दावा किया। डेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसे लगा, अगर जेफिर झूठ बोल रहा है तो शायद कालकोठरी खतरनाक नहीं है। अगर ऐसा है तो उसके साथ जाना एक शानदार अवसर हो सकता है उसे झूठ बोलते हुए पकड़ने के लिए। जैसे जैसे समूह कालकोठरी में और गहराई में जाता है, डेल गलती से जाले के धागे को छू लेता है और उसमें फंस जाता है। खुद को छुड़ाने की कोशिश में जेफिर देखता है कि मकड़ी के बच्चे उसकी ओर आ रहे हैं। जेफिर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। वह डेल को जाल से दूर धकेलकर खुद को मकड़ी के बीच खड़ा कर लेता है। अपनी बाना से हमले को रोकता है। मकड़ी के बच्चे जेफिर की बाह पर काटते हैं, पर उनके दांत उसकी त्वचा नहीं भेद पाते। जेफिर मजाक उड़ाकर उन्हें जमीन पर पटक देता है, जिससे डेल उसकी ताकत से हैरान रह जाता है। वह तुरंत बाकी लोगों को पंक्तिबद्ध होने और झुंड का सामना करने के लिए तैयार करता है। उसने सबको हथियार लबादे में लपेटने का निर्देश दिया है, क्योंकि साधारण तलवारें मकड़ियों के जाल नहीं काट सकती। उनकी राहत के लिए योजना सफल रही। जाले हथियारों से चिपके थे, फिर भी वे उन्हें घुमा सकते थे। डेल और गोटा राक्षसों से लड़ते हुए उन्हें एकत्र करने की कोशिश करते हैं। उनकी रणनीति थी कि मकड़ी के बच्चे एकत्र हों तो जेफिर उन्हें एक वार में खत्म कर देगा। योजना के अनुसार एक ही जोरदार वार से लड़के ने पूरे झुंड को नष्ट कर दिया। धूल के छंटने पर समूह भीषण युद्ध से थका खड़ा है। डेल के हाथ पर गहरा घाव है और वह घायल और अपमानित महसूस कर रहा है, क्योंकि उसे अनिच्छा से जेफिर से मदद मांगनी पड़ी थी। उसे आश्चर्य हुआ जब जेफिर ने उसे एक उपचार औषधि दी, बिना किसी झिझक के। डेल को एहसास हुआ कि लड़का शुरू से ही सब कुछ जानता था, यहां तक कि जब वह जाल में फंसा। यह उसके माना परसेप्शन स्पेल की वजह से था। शर्मिंदा होकर डेल अपनी गलती मानता है। जेफिर उसे दिलासा देता है और गलती न दोहराने की सलाह देता है। इस बीच वह डेल को बढ़ती प्रशंसा से देखता रहता है। अपने पिछले जीवन में उसने अनुभवहीन योद्धाओं को प्रशिक्षित किया था, लेकिन डेल ने एकाग्रता और अनुशासन दिखाया। जेफिर को डेल पर संदेह है, लेकिन वह जानता है कि कालकोठरी से बाहर निकलने पर संदेह दूर हो जाएगा। समूह मकड़ी के घोंसले में प्रवेश करता है और लकवाग्रस्त औषधि का प्रयोग करता है। उन्हें आश्चर्य होता है कि यह जेफिर की भविष्यवाणी के अनुसार काम करती है, जिससे लड़ाई आसान हो जाती है। उन्हें जेफिर की यह सलाह याद रहती है कि मकड़ियों के पेट पर निशाना लगाएं, क्योंकि वह उनकी सख्त पीठ से नर्म होता है। डेल लड़ाई में इसे आजमाता है और इसकी प्रभावशीलता देख जेफिर ज्ञान से फिर चकित होता है। जैसे ही डेल एक मकड़े को चीरता है, बाकी लोग मदद के लिए उसके पास आते हैं। वे एक मकड़ी को मारने का जश्न मनाते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि जेफिर ने अकेले ही सैकड़ों मकड़ियों को हरा दिया है। लाशों से उतरते हुए लड़का सुझाव देता है कि वे आराम करें। मार्कोस सोचता है कि जेफिर कहां से आया और किसने उसे प्रशिक्षित किया। तभी जेफिर को एक रहस्यमय व्यक्ति की याद आती है, जिसने उसे गुफा में प्रशिक्षित किया था। जैसे ही वह छवि उभरती है, उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वह विचार को किनारे कर कहता है कि अब सिर्फ बॉस का कमरा बचा है। अंतिम युद्ध की संभावना से समूह उत्साहित है। आदेशों की प्रतीक्षा में जेफिर लापरवाही से एक मकड़ी के शव के पास जाता है और उसके नुकीले पैर नोचता है। फिर बिना झिझक के वह दूसरों को जाने के लिए कहता है और जोर देकर कहता है कि वह अकेले बाकी का काम करेगा। समूह इस आदेश पर अविश्वास से देखता रह जाता है। गोतेई समूह में बाकी लोगों जितना महत्वाकांक्षी नहीं है, खासकर डेल जितना नहीं। वह बस जीवित रहना चाहता है।
भले ही इसका मतलब सुरक्षित रास्ता चुनना और सत्ता में बैठे लोगों की बात मानना हो। यही वजह है कि वह इतने समय तक जीवित रहा। जब जेफिर उसे जाने को कहता है तो गोटे सहमत हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यही सही है। उसे लगता है कि वे जेफिर की गति को धीमा कर देंगे, लेकिन मार्को रुकने पर अड़ा रहता है, ये कहते हुए कि अब बस आखिरी पड़ाव बचा है। इससे गोटे बेचैन और घबराया हुआ महसूस करता है। जब डेल मार्को से सहमत होते हुए कहते हैं कि जितने अधिक लोग होंगे राक्षस को हराने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी, तो गॉड घबराकर पसीना बहाने लगता है। उसे उम्मीद होती है कि जेफिर उन्हें जाने का आदेश देगा, लेकिन जेफिर ऐसा नहीं करता, बल्कि उन्हें नई भूमिकाएं सौंप देता है। थोड़ी बातचीत के बाद जेफिर अकेले ही कालकोठरी के केंद्र में जाता है। आत्मविश्वास से भरा, वह जल्द ही खुद को रानी मकड़ी के प्रजनन कक्षों के सामने पाता है। उसके चारों ओर उसके मकड़ी रक्षक घात लगाए बैठे हैं और हर एक मकड़ी घने जालों की परतों के पास तैनात है। जैसे ही जेफिर आगे बढ़ता है, हर मकड़ी उसकी उपस्थिति को भांप लेती है, लेकिन वह शांत रहता है। वह जानता है कि जब तक वह उनकी निर्धारित परतों को पार करने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक वे उस पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक को अपने क्षेत्र की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। एक सोची समझी चाल चलते हुए जेफिर ने सादे आटे की थैलियां मंगाई और उन्हें जालों की ओर फेंक दिया। टकराते ही थैलियां फट गई, जिससे हवा में बारीक कण फैल गए और मकड़ी की दृष्टि धुंधली हो गई। ध्यान भटकाने की चाल सफल रही। जेफिर ने धनुष उठाकर रानी पर तीर चलाया। तीर से चिंगारी निकली। रानी को चोट नहीं लगी, पर प्रतिक्रिया शुरू हो गई। हवा में उड़ते फूलों के कण जल उठते हैं, बड़ा धूल विस्फोट होता है और कक्ष हिल जाता है। जेफिर मुड़कर भागता है, जानता है विस्फोट से मकड़ियां नहीं मरेंगी। वह भागता है, कुछ रक्षक पीछा करते हैं। बिना रुके वह विषुक तीर चलाता है, एक मकड़ी गिर जाती है। एक और रक्षक पीछा करता है और जेफिर के मुड़ते ही पास आ जाता है। मकड़ी का रास्ता अचानक मोटे जाले से अवरुद्ध हो जाता है। पहले लड़के ने टीम को मकड़ी के जाले से बने थैलों से जाल बनाने को कहा। घोड़े ने पूछा कि क्या ये जाले मकड़ियों को रोक सकते हैं। लड़के ने बताया कि बिना उनके शरीर के तरल के वे फंस जाती हैं। थैले बांटने के बाद उसने कहा कि मकड़ियों से इसी तरह लड़ना होगा, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है। पहले विस्फोट से मकड़ी का सुरक्षा तरल वाष्पित हो गया था और पीछा करने वाली मकड़ी जाले में फंस गई। बिना समय गंवाए लड़के ने मकड़ी के पंजों को निकाला और फंसी मकड़ी पर वार कर उसे मार डाला। अब केवल एक रक्षक मकड़ी बची थी। तभी रानी चीखते हुए गहराई से बाहर आई और जेफिर का पीछा करने लगी, जो गुफा के निकास की ओर भागा, जबकि बाकी टीम बाहर कतार में इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह लड़का गुफा के निकास द्वार पर पहुंचा, रानी ने उस पर अत्यंत विषैला तेजाब फेंक दिया। अपने पिछले जीवन के अनुभव से उसने सीखा था कि इस विष की एक बूंद भी जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि यह त्वचा को छूते ही पिघला देती है। ये याद करते हुए वह गुफा के प्रवेश द्वार से तुरंत छलांग लगा देता है और किसी तरह उस घातक द्रव से बच जाता है। लेकिन रानी थमती नहीं। वह क्रोध में गुफा से बाहर आती है और चारों ओर अपना विष बिखेरने लगती है। जैसे ही वह प्रकट होता है, बाकी टीम के सदस्य तुरंत अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं। लड़का मकड़ी के पंजों को कसकर पकड़कर उस पर झपटता है। वह उसकी पीठ पर जोर से वार करता है, फिर उसके सामने आकर खुद को मुख्य खतरे के रूप में स्थापित कर लेता है। उसका मकसद रानी का ध्यान अपनी ओर खींचना है, ताकि वह वार झेल सके और बाकी लोगों को हमला करने का मौका मिल सके। हमले से क्रोधित होकर रानी और भी जोर से चीखती है, लेकिन जेफिर डटा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि इस विशाल राक्षस का सामना करने वाला वह अकेला ही है। जब तक वह उसे व्यस्त रखता है, बाकी लोग पहले से दूर से हमला करने को तैयार होते हैं, जितना हो सके नुकसान पहुंचाने को तैयार। टीम पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है, गोतेई को छोड़कर, जो उस विशाल जानवर को देखकर डर से कांप रही है। बाकी समूह भी पसीने से तर है, शामिल होने या पीछे हटने की दुविधा में है। डेल खासकर घबराया हुआ है। हंटर टीम द्वारा किए गए अपमान और उपहास की यादें ताजा हैं। उन्हें तुच्छ मानकर खारिज किया गया था। जब भी मौका मिलता, हंटर्स उन्हें नीचा दिखाते थे, लेकिन अब डेल सहन नहीं कर सकता। वे इतनी दूर आ चुके हैं और पीछे नहीं हटेंगे। वह पूरी ताकत से लड़ने का फैसला करता है। मार्को भी यही ठानता है। पहले वे ऐसे राक्षस का सामना करने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन जेफिर के साथ सब बदल गया है। जब भी उन्होंने उस पर भरोसा किया, सब अच्छा हुआ है। इसी भरोसे से मार्को भी समर्पित हो जाता है, लेकिन गोरी निराश है। वे उसकी नहीं सुनते और उसे गुस्सा आता है। डेल और मार्को लड़ने को तैयार है, तो उसके पास विकल्प नहीं। अनिच्छा से वह भी हमले में शामिल होता है। वे स्पाइडर के क्षतिग्रस्त कवच को निशाना बनाते हैं और चारों ओर से हमला करते हैं। वे जेफिर की सलाह मानते हैं, स्पाइडर के पैरों के बीच निशाना लगाओ जहां नसें होती हैं। उसने अपने हथियारों पर बेहोश करने वाली दवा लगाने को कहा। डेल ने उसका पालन किया और हमला किया। हमला सफल रहा, लेकिन डेल को एहसास होता है कि राक्षस पीछे से हमला करने वाला है। लेकिन जेफिर पहले से ही हरकत में है। छलांग लगाते हुए वह मकड़ी के हमले के बीच उस पर वार करता है, उसका हमला रोकता है। आत्मविश्वास से भरा वह राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींचता है, उसे चुनौती देता है। क्रोधित मकड़ी जेफिर पर क्रोध मोड़ देती है, लेकिन जेफिर हर हमले को त्रुटिहीन रूप से रोकता है। डेल अविश्वास से देखता है, मुश्किल से समझ पाता है कि जेफिर कितनी तेजी से चलता है और आसानी से जीव के क्रोध को संभालता है। उसे याद है कि लड़ाई को लेकर उसके मन में क्या शंकाएं थीं और जेफिर ने कैसे भरोसा दिलाया कि वे सुरक्षित रहेंगे। मकड़ी की रानी शायद ही नोटिस करेगी।
जले अंडों के गुस्से से अंधी होकर डेल को यकीन हो जाता है। लड़के ने कहा था कि मकड़ी की रानी के पिछले पैर सबसे सुरक्षित हैं, क्योंकि वह अंडे संकरे कक्ष में देती है। उसने पिछले पैरों का कम इस्तेमाल करना सीखा है। जब डेल मकड़ी को देखता है तो वह देखता है कि वह पीछे से कम हिलती है और अगले हिस्से से हमला करती है। ज़ेफिर के शब्द सही होते हैं। डेल को एहसास होता है कि लड़का पहले भी ऐसे राक्षसों से लड़ चुका होगा। लड़का केवल इस वजह से रस्सी पकड़े खड़ा था ताकि वे उस जीव के शरीर में बेहोशी की दवा डाल सकें। बाकी का काम वह खुद कर लेगा। इसी सोच के साथ उन सभी ने चारों ओर से राक्षस पर हमला किया और सफलतापूर्वक अपने हथियार उसके शरीर में घुसा दिए। हालांकि गोटे का भाला मकड़ी के पैर में फंस जाता है और इससे पहले कि वह छुड़ा पाता, मकड़ी उसे चीख के साथ उठा लेती है। मकड़ी बेतहाशा छटपटाती है और विशाल पंजों से ज़ेफिर पर वार करती है, जबकि गोटे अंडों के नष्ट होने के गुस्से में जमीन पर गिरता है। रानी मकड़ी आग बबूला है, लेकिन जानती है कि केवल पंजे ही काफी नहीं होंगे, तो वह अपने शरीर में धीरे धीरे विष जमा करने लगती है ताकि वह उसे अपने विषैले जहर से पिघला सके। लेकिन इससे पहले कि वह विष छोड़ सके, ज़ेफिर तुरंत आगे बढ़ता है। सटीक समय पर वह अपना हाथ उसके पेट में गहराई तक डालता है, विष ग्रंथि को मजबूती से पकड़ता है और पूरी ताकत से उसे उसके शरीर से बाहर निकाल देता है। फिर वह अपनी बेल्ट खोलता है और उसे ग्रंथि के चारों ओर कसकर लपेट देता है, जिससे वह कम से कम कुछ मिनटों तक उसका उपयोग न कर सके। बिना समय गंवाए वह कूद पड़ा और मकड़ी की खोपड़ी पर जोरदार लात मारी। लात से राक्षस का सिर चकनाचूर हो गया और जमीन पर गिरा। वह शांत और एकाग्र खड़ा रहा, जानते हुए कि तालमेल से वे जीत सकते हैं। मकड़ी को गिरते देख समूह खुशी से झूम उठा, लेकिन डेल को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने रानी मकड़ी को हराया। वह लड़के की ओर देखता है, जवाब ढूंढते हुए, तभी समझता है कि लड़के ने उन्हें राक्षस को हराने दिया। ज़ेफिर ने मार्गदर्शन और सुरक्षा दी, अंतिम प्रहार का मौका दिया। यह एहसास उसे प्रभावित करता है। ऐसे नेता के साथ शिकार अलग लगता है। पहली बार डेल को लगता है कि शायद वह ज़ेफिर जैसा बन सकता है अगर वह उसका अनुसरण करे। इसी बीच ज़ेफिर सोच रहा था कि व्हाइट रोज को अर्पित करने के लिए किन राक्षसों के शव लाए जाएं। तभी डेल ने उसे पुकारा और गर्व से तैयार किया गया विश्राम स्थल दिखाया, जिससे उसके विचार थम गए। डेल ने उसे आराम करने की सलाह दी और कहा कि वे आगे का काम संभाल लेंगे। ज़ेफिर को तब आश्चर्य हुआ जब डेल ने उसकी खुलकर प्रशंसा की और शवों के टुकड़े करने, उसे सांत्वना देने और बाकी का काम निपटाने की पेशकश की। यह सुनकर लड़के को एहसास होता है कि उसकी माना शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है और उनकी मदद स्वीकार करने से उसे उसरा की प्रतिक्रियाओं से निपटने की परेशानी से राहत मिलेगी। बाद में काम करते देख वह समझता है कि उसके साथी बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर उसका अपवाद सामने आता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वह जानता है कि अगर उसे पिछले जन्म के किसी से सामना करना पड़ा तो यह सब काफी नहीं होगा। उसके उपकरण और क्षमताएं पर्याप्त नहीं हैं। उसे दीर्घकालिक योजना चाहिए। बाद में वह शिकारी का शव पुजारिन को लाता है, जो प्रभावित होती है। वह उसे इनाम में और सामान रखने की जगह देती है। ज़ेफिर वहीं खड़ा होकर दिन दहाड़े मंदिर में संदिग्ध गतिविधियों को देखता रहता है। सच कहें तो अब उसे मंदिरों की पवित्रता पर उतना भरोसा नहीं रहा। वे चंदा इकट्ठा कर धन का उपयोग राक्षसों से बचाव और प्रभाव बढ़ाने में करते हैं। ये चंदा पूजा के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए होता है। योद्धा राक्षसों का वध करते हैं, पर ज़ेफिर जानता है कि यह ज्यादा नहीं चलेगा। भविष्य में सुरक्षा, खासकर अपने बच्चों की सुरक्षा, खरीदना असंभव हो जाएगा। बाद में पुजारिन के साथ एक निजी मुलाकात के दौरान वह ज़ेफिर को बताती है कि उसने जो राक्षस का शव दिया था उससे उसे अच्छी खासी रकम प्राप्त हुई है। वह उसकी क्षमताओं की तारीफ करती है, लेकिन ज़ेफिर सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि कितना कर्ज अभी भी बाकी है। पुजारिन के अनुसार उसने कुल राशि का 48% चुका दिया है। वह आगे बताती है कि मंदिर भी कर्ज के अपने हिस्से के रूप में 20% लेगा। फिर उसे याद आता है कि उसने खुद उससे लैब की सफाई का काम मांगा था। उसके अनुसार सबके जाने के बाद वह उपकरणों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सफाई उसी की जिम्मेदारी होगी। यह सुनकर ज़ेफिर खुश हो जाता है। छुपकर घुसने से यह आसान है। तभी एक आकृति पुजारिन को पुकारती है। जब वे पीछे मुड़े तो ज़ेफिर ने उस आदमी का चेहरा देखा और सदमे से रुक गया। वह नेड था, जो पूछताछकर्ताओं का एजेंट था और ज़ेफिर का पिछले जन्म में उससे पुराना संबंध था। पुजारिन मजाक में कहती है कि नेड कर्ज मांगने या उसे डेट पर बुलाने आया होगा, लेकिन वह जानती है कि नेड क्यों आया है। नेड उस लड़के के लिए आया है। ज़ेफिर ने साहा को पीटा था और नेड उसका वरिष्ठ अधिकारी है। उसे यह बात बेहद गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक प्रतीत हुई कि नेड इतनी दूर आकर उसके मुवक्किल से उसके सामने ही झगड़ा शुरू कर दे। इस स्थिति को शांत करने की कोशिश में पुजारिन ने बहुत विनम्रता से नेड को वहां से ले जाने का प्रयास किया, लेकिन उसे तब बड़ा झटका लगा जब नेड ने सीधे ज़ेफिर का नाम पुकारा और दोनों को चाय पर आमंत्रित किया। चेहरे पर उन्मादी भाव लिए हुए उसने पूछा कि क्या ज़ेफिर साहाक को जानती है, लेकिन हमारा लड़का साफ साफ इनकार कर देता है कि वह उस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता है। जब वे घूर रहे थे, वातावरण तनावपूर्ण हो गया। दोनों से अत्यधिक माना ऊर्जा निकली, जिससे हवा में दबाव भर गया। पुजारिन कांपने लगी क्योंकि माना ऊर्जा उसकी त्वचा भेदने लगी।
उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि जेफिर मंदिर के दास जितना शक्तिशाली हो सकता है, नेड भी इसे महसूस करता है और लड़ने को तैयार हो जाता है, ये देखने के लिए उत्सुक कि लड़का क्या कर सकता है। जैसे ही वे भिड़ने वाले थे, पुजारी ने दास चिन्ह मंत्र सक्रिय कर दिया, जिससे वे रुक गए। ये मंत्र मंदिर के चिन्हित दासों पर काम करता है और उन पर गहरा असर हुआ। वे घुटनों पर गिर पड़े। पुजारी ने आगे बढ़कर जेफिर को थप्पड़ मारा। फिर कॉलर पकड़कर वह उसे घसीटती है और लगभग जान से मारने के लिए डांटती है। जाते हुए वह नेड से कहती है कि लड़का अब उसका खिलौना है और अगर उसने पंगा लिया तो वह उसे मार देगी। सुनसान जगह पहुंचकर वह बताती है कि नेड एक खतरनाक धोखेबाज है, एक भेष में शैतान। उसके अनुसार युद्ध में उसे कोई नहीं हरा सका है। लड़ाई जिसने कोशिश की सब मारे गए, लेकिन जेफिर को उसकी व्याख्या उबाऊ लगती है, जिससे वह चिढ़कर चिल्लाती है और याद दिलाती है कि वही उसकी आमदनी का मुख्य स्रोत है। जब वह देखती है कि थप्पड़ से उसके चेहरे पर निशान है तो उसका लहजा नरम हो जाता है। थोड़ा दोषी महसूस करते हुए वह उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन जेफिर उसका हाथ हटा देता है और कहता है कि जो हुआ वह लड़ाई नहीं, अभिवादन था। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता है कि नेड पूरी तैयारी के साथ लड़ाई के इरादे से आया है। बिना ज्यादा बोले जेफिर प्रयोगशाला की ओर बढ़ता है, पर जाने से पहले पुजारिन से चुपके से एक एहसान मांगता है। इस बीच मंदिर परिसर में नेड अपने कपड़ों की धूल झाड़ रहा है और दासता के चिन्ह वाले मंत्र के असर को समझने की कोशिश कर रहा है। शुरू से ही नेड मंदिर का दास नहीं था। उसे वहां उसके स्वामी के आदेश पर भेजा गया था, लेकिन उसे मंदिर और वहां के लोगों से हमेशा घृणा थी। फिर भी उसने आदेशों का पालन किया, चाहे वे कितने भी घृणित लगे। नेड तब चौंक गया जब उसके स्वामी ने बताया कि मंदिर में पुजारी के वेश में 2 दानव उपासकों को मार डाला गया है। कड़ी निगरानी के कारण बाकी छिपे थे। मंदिर में प्रवेश का एकमात्र रास्ता दास चिन्ह था। गुरु ने बताया कि पुजारियों ने दासों पर कड़ी निगरानी नहीं रखी क्योंकि उन्हें नियंत्रित करना आसान था। नेड को मंदिर में घुसपैठ कर खजाना चुराने का आदेश दिया। नेड सहमत हो गया। अब नेड जानता है कि दास चिन्ह निष्क्रिय करने का तरीका मिल गया है और पुजारियों को इसकी जानकारी नहीं है। उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक मंदिर कमजोर न हो जाए और पुजारी हार न मान लें। दूर एक किले में डाकू अपनी बाड़ की मरम्मत कर रहे हैं। एक व्यक्ति भोजन के लिए बुलाता है और मजदूर एक मेज के पास इकट्ठा हो जाते हैं, अपनी गरीबी और मंदिर की सुरक्षा के खर्च पर चर्चा करते हुए। जब वे खा रहे थे तभी मीनार के पहरेदारों ने मंदिर से किसी को आते देखा। यह साहाक था। किले में आते ही उसने पूछा, यहाँ कितने लोग हैं? एक मजदूर ने घबराकर कहा, 50। ये सुनकर साहाक मुस्कुराया। उसने एक अजीब वाद्य उठाया और डरावनी धुन बजाई। जवाब में एक भयानक जीव निकला और मजदूरों को मार डाला। यह साहाक की नई शक्ति है, अब बेकाबू और भयावह। इसके बल पर उसे यकीन है कि लड़का उसे अपमानित नहीं कर पाएगा। साहाक पागलों की तरह हंसता है। अपनी विकृत महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर वह किले में उत्पात मचाता है और सभी मजदूरों को बेरहमी से कुतरता है। इसी बीच प्रकाश के मंदिर में रात हो चुकी है और जेफिर प्रयोगशाला में रानी मकड़ी के जहर से अवयवों को मिलाकर उबाल रहा है। उसका उद्देश्य फेड नामक एक खतरनाक मिश्रण बनाना है, जिसे वह जहरों का राजा कहता है। इसके लिए उसने पुजारिन का कमरा ले लिया है, क्योंकि उसे डर है कि नेड का चेला आकर रुकावट डाल सकता है। पुजारिन ने पहले विरोध किया, लेकिन वह उसे कमरा देने के लिए मना लेता है। जब वह उसकी योजना देखती है तो वह चकित हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह क्या बना रहा है। इस बीच जेफिर ने आर्केन वुड पर रेखाएं खींची और अपनी शक्ति से उसे तोड़ दिया। बड़े टुकड़े अलग हो गए और कई छोटी छड़ें बन गई। पुजारिन आश्चर्यचकित हुई तो जेफिर ने बताया कि ये पूर्वी चिकित्सा की सुइयों जैसी हैं। वह इनके सिरों को जहर में डुबोकर 10 दिन छोड़ देगा। 10 मिनट। उनके अनुसार ये सुइयां प्राणी को आसानी से मार सकती हैं, लेकिन दानव राजा के हमले के बाद जहर पर निर्भरता की कल्पना नहीं थी, खासकर जब देवताओं ने साथ छोड़ा। इसी सोच के साथ जेफिर ने जहर लगी सुइयां चुभो ली। तुरंत ही जहर उसकी नसों में फैलने लगता है और वह दर्द से कांपता है। पुजारिन घबराकर उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन वह हाथ उठाकर उसे वहीं रोक देता है। उसे याद आता है कि उसने पहले उससे क्या कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए घबराना नहीं, और जब वह इशारा करे तो बस उसका काम कर देना। हालांकि वह उसके असली इरादे को लेकर अनिश्चित है। जेफिर को यह स्पष्ट है कि वह खुद को उन्नत करना चाहता है। वह जानता है कि सही परिस्थितियों में 2 विष एक दूसरे के प्रभाव को बेअसर कर सकते हैं, जिससे एक औषधि या यहां तक कि एक ऐसा पेय बन सकता है जो किसी के गुणों को बढ़ाता है। लेकिन असली चुनौती दर्दनाक और अप्रत्याशित विषाक्त पदार्थों के साथ काम करने में है। दर्द जेफिर के शरीर को धकेलता है। वह जानता है कि यही रास्ता है। वह अपनी ऊर्जा नियंत्रित करता है, आंतरिक चोटों को नियंत्रित करने के लिए प्रवाह को निर्देशित करता है।
वह देख रहा है कि यह तकनीक उसे ठीक करेगी या चकनाचूर कर देगी। फिर भी जेफर जानता है कि यह दर्द दानव स्वामी के दर्द के सामने कुछ नहीं है। ध्यान केंद्रित करते ही माना का प्रवाह स्थिर हो जाता है। उसकी नसें कालापन खोकर सामान्य हो जाती हैं। ये देख पुजारिन स्तब्ध होती है, पर उसे जेफर की बात याद आती है कि अंतिम विषैली सुई सिर में चुभोनी है। संकेत पर वह घबराहट के बावजूद कांपते हाथों से सुई चुभो देती है। कई घंटों बाद मंदिर के चारों ओर घने जंगलों में गुलामों के निशान से एक किरण आकाश में फूट पड़ी और उसे तेज रोशनी से जगमगा दिया। जमीन पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि शिकारी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और विशाल शुतुरमुर्गों का झुंड उनका पीछा कर रहा था। वे हताशा में चिल्ला रहे थे और टोही दल को घोंसलों की संख्या गलत बताने के लिए कोस रहे थे। सौभाग्य से उन्होंने पहले ही फ्लेयर दाकर अतिरिक्त सहायता के लिए बुलाया था। लेकिन भगदड़ तेजी से फैलती है। शिकारी बहस करते हैं और जानवर समूह को चीरते हैं। नेता अंत में खड़ा रहता है, जानता है कि मंदिर 20 मिनट दूर है। हालात गंभीर है। एस्टन जमीन पर लेट जाता है। वह देख रहा था कि एक बड़ा शुतुरमुर्ग अपनी नुकीली चोंच के साथ उस पर मंडरा रहा था, जैसे कि हमला करने के लिए तैयार हो। जैसे ही राक्षस हमला करता है, एक खंजर हवा को चीरते हुए प्राणी की गर्दन में घुसता है और जानवर बेजान गिरता है। यह देखकर नेता हैरान रह जाता है, लेकिन जेफिर की जोरदार टक्कर से जमीन पर गिरने का सदमा और बढ़ जाता है। जैसे ही वह उतरता है, विशाल शुतुरमुर्ग उस पर टूट पड़ते हैं, पर वह अपनी नई शक्ति से उन्हें काबू कर लेता है और झुंड को चीरता हुआ निकलता है। वह उनकी गर्दन पर निशाना साधता है और एक माना विस्फोट से प्रक्षेपित दागता है, जो सभी के गले पर लगते हैं और उन्हें मार देते हैं। नेता जम जाता है, समझ नहीं पाता कि अकेला व्यक्ति कैसे मंदिर को मजबूत करना हो या नहीं, जेफिर अकेले ही कर सकता है। कुछ कहने से पहले जेफिर ने राक्षस के घोंसले का स्थान पूछा। अविश्वास में डूबे हुए जेफिर ने बिना बोले घोंसले की ओर इशारा किया। जेफिर एक छलांग में गायब हो गया, पीछे जबरदस्त आभा और कप्तान पर हावी विस्मय और हीनता छोड़ते हुए। फिर भी नेता को जेफिर को अहम जानकारी न देने का पछतावा हुआ। घोंसला एक है, बेहद खतरनाक। जैसे ही वह खुद को इस चूक के लिए दोषी ठहरा रहा था, अचानक जंगल में जोरदार धमाका हुआ और धरती में दरारें आ गईं। उसकी हैरानी के बीच जेफिर अंधेरे से बाहर आया। वह बॉस मॉन्स्टर का कटा सिर खींच रहा है। भयंकर लड़ाई के बाद भी वह शांत दिखता है। जहरीली सुइयों ने उसकी ताकत बढ़ाई है और दर्द घटाया है, लेकिन जेफिर जानता है अगली चुनौती साजो सामान है। उसे नए उपकरण चाहिए, लेकिन पहले उन्हें बनाने या पाने की जगह खोजनी होगी। अगली चाल पर सोचते हुए वह हरे रंग का फ्लेयर जलाता है, जो आपात स्थिति के सुलझने का संकेत है। इस बीच कालकोठरी की गहराइयों में सहाक हूह अपना क्रूर नरसंहार जारी रखता है, उस पल का इंतजार करते हुए जब वह और जेफिर मिलेंगे। कुछ दिनों बाद वरिष्ठ जांचकर्ता मैथियास और टेम्पल नाइट्स के कमांडर लुसियस चर्चा करते हैं कि एक गुलाम ने विशाल शुतुरमुर्गों के झुंड को हराया था, जिसमें उनका 100 फुट का बड़ा नेता भी है। उन्हें शक है कि यह हरकत आगामी छापे में शामिल होने के लिए अपनी क्षमताएं दिखाने का प्रयास हो सकता है। यह सुनकर मैथियास गुलाम से पूछताछ का सुझाव देता है, पर लूसियस मना कर देता है। फिलहाल जांचकर्ता पीछे हटता है, क्योंकि उसे चिंता है कि गुलाम किसी दानव स्वामी का उपासक हो सकता है और मिशन में बाधा डाल सकता है। हालांकि लूसियस उसे चौंका देता है एक अलग योजना से, जिसमें छापे में व्यक्तियों को साथ ले जाकर वहीं निपटाना शामिल है, अन्य समस्याओं का जोखिम उठाने की बजाय। हालांकि वे 20 साल से दोस्त हैं। मैथियास इस विचार से सहमत नहीं है, लेकिन कमांडर के पास उसे शामिल करने का कारण है। वह मैथियास को टावर के तहखाने ले जाता है। जब वह एक बड़ा सीलबंद दरवाजा खोलता है तो माइकल के दिव्य भाले और डाल को देखकर मैथियास चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता। उसने ऐसे अवशेषों के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था। कमांडर मैथियास को आश्वस्त करता है कि इन हथियारों के साथ 10 वर्षों बाद उनके पास कालकोठरी साफ करने का असली मौका है। आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ वह कहता है कि इस बार हमले में उसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। अगली सुबह गुलामों के कमरों में जेफिर के शिकार दल के साथी कठिन प्रशिक्षण सत्र खत्म करते हैं। वे प्रशिक्षण क्षेत्र में भीड़ देखकर थोड़ा हैरान है। मार्को बताता है कि ये गुलाम हमले में शामिल होने की उम्मीद में है। अफवाह है कि 2 या 3 पद अभी भी खाली हो सकते हैं। जब वे बातें कर रहे थे तभी पुजारिन कमरे से निकली और पास से गुजरी। समूह ने झुककर प्रणाम किया। उनके जाते ही कुछ सोचने लगे कि वह कमरे में क्यों थीं। जल्द ही समूह का शक सही निकला जब जेफिर को सोने की अंगूठी पहने देखा। वे अविश्वास से उसे घूरने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि उसने पुजारिन से यह कैसे पाया। जेफिर इसे हल्के में लेता है, लेकिन जानता है कि यह साधारण नहीं है। यह शुद्धिकरण की अंगूठी ऊर्जा और रक्षा बढ़ाती है। पुजारिन ने अपग्रेड के बाद यह कहते हुए दी थी कि और भी चीजें उसकी मदद कर सकती हैं। जेफिर को शक हुआ कि वह पैसे के लिए ऐसा कर रही है। पुजारिन सोच में डूबी अपने कमरे की ओर जाती है। वह पर्सिफोन के बारे में सोच रही है, हथियारों का एक विलुप्त गिरोह जो क्षमताओं को बढ़ाने और लक्ष्यों को खत्म करने के लिए जहर का इस्तेमाल करता था।
जेफिर के शिकार कौशल और जहर पर उसकी क्षमताओं को देखकर उसे शक होता है कि वह इस गिरोह का पूर्व सदस्य हो सकता है। उसे याद आता है कि यह गिरोह आंतरिक कलह से बिखर गया, लेकिन अफवाहें हैं कि धनी लोग उनके जहर या बचे सदस्यों की खोज में हैं। वह जेफिर को अपने करीब रखकर उससे लाभ कमाने की संभावना पर गहराई से विचार करती है। अगर वह ठीक से तैयार करे तो वह उपयोगी हो सकता है, लेकिन पहले उसे सही उपकरण चाहिए। जेफिर उसके विचारों से चौंक जाता है। वह निष्कर्ष निकालता है कि वह हत्यारे गिरोह का हिस्सा हो सकता है। फिर भी उसे फायदा दिखता है कि अफवाह फैलाने से लक्षित व्यक्ति उसे खोजने आ सकता है। शिकार दल के सामने गोटे डर जाता है कि जेफिर ने रिज को पकड़ा है क्योंकि उसने उसकी मां से अंगूठी ली थी। बाकी लोग भी सहमत थे, लेकिन जब जेफिर कालकोठरी के बारे में उनसे बात करने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर जोर से खटखटाया। डेल ने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां एक नोट चाकू से चिपकाया हुआ था। यह एक आधिकारिक आदेश था जिसमें तुरंत निकलने और स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। समूह इस बात से हैरान था कि कोई इतने अजीब तरीके से आधिकारिक दस्तावेज कैसे दे सकता है, खासकर वह दस्तावेज जिस पर शिकार दल की मुहर लगी हो। जेफिर ने ध्यान से उस दस्तावेज पर नजर डाली और तुरंत लिखावट को पहचान लिया। यह नेड का है। जानकर वह उत्साहित होता है, इसे व्यक्तिगत चुनौती मानता है। बिना समय गंवाए जेफिर जंगल में तेजी से बढ़ता है, आगामी छापे पर सोचता है। यह छापा सामान्य मिशन नहीं है। यह गिरी राजकुमारी के मकबरे में होगा, प्राचीन साम्राज्य का विशाल खंडहर जिसे जीतना मुश्किल है। 10 साल के प्रयास के बाद भी कोई बॉस के कमरे तक नहीं पहुंचा है। इस अभियान में शामिल होने के लिए व्यक्ति को पुजारी का गुलाम या शिकार दल का उच्च सदस्य होना चाहिए। जेफिर जानता है कि उसकी टीम समय पर शीर्ष तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए वह मैथियास के अधीन नेड पर भरोसा कर रहा है। नेड का प्रभाव है कि वह किसी को शामिल कर सकता है। जेफिर को उम्मीद है कि नेड उसकी सिफारिश करेगा। उसे यकीन है कि नेड उसकी परीक्षा लेना चाहता है। शायद उसे शक है कि वह दानव स्वामी का सहयोगी है। ये विचार चल रहे थे जब जेफिर पहाड़ी रास्तों से एक चौकी से टकराया। धूल छंटते ही जानी पहचानी आवाज आई। उसने पहचान लिया कि यह सहाक है। वह रुका और सहाक को घर जाने को कहा। हैरान था कि वह यहां क्यों है। वह बदसूरत था। सहाक एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है कि पिछले कुछ दिनों से उसे जेफिर के लिए बहुत अधिक कामुकता महसूस हो रही है। जेफिर असमंजस में खड़ा रह जाता है, ये सोचते हुए कि अब क्या होगा। तभी सहाक अचानक एक चाकू निकालता है, मानो अपनी कोई नई शक्ति दिखाना चाहता हो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर सके, जेफिर पलक झपकते ही उसके पास से गुजरता है। एक ही वार में उसे जमीन पर गिरा देता है। वह नाराज होकर भौंहें चढ़ाता है क्योंकि उसे लगता है कि नेड को छुपा रहा है, खासकर अगर वह खुद आने के बजाय सहाक जैसे किसी को भेज रहा है। जेफिर को यह महसूस हुआ कि वह कहीं आसपास ही होगा, इसलिए उसने जोर से आवाज दी, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो सहाक फिर से हिलने लगा। वह एक अजीबोगरीब तरीके से जमीन से उठा, पागलों की तरह हंसते हुए, और उसके लबादे के नीचे से एक चिपचिपा जीव बाहर निकलने लगा। सहाक ने बिना किसी झिझक के एक बांसुरी निकाली और उसे बजाने लगा, जिससे वह चिपचिपा जीव उसे हवा में उठा ले गया और एक विशालकाय राक्षस जैसे भयानक जीव में बदल गया। सहाक पूरी तरह से बेकाबू होकर चिल्लाने लगा, जेफिर को कोसते हुए, और उसकी मौत को धीमी और दर्दनाक बनाने की कसम खाई। जैसे ही प्राणी का आकार पूरा हुआ, सहाक ने तुरंत हमला कर दिया। अचानक हमले से जेफिर घबरा गया और पहाड़ से टकरा गया। सहाक के कुछ और करने से पहले एक ऊर्जा किरण ने राक्षस के अंग पिघला दिए और जेफिर बिना चोट के फिर से प्रकट हुआ। लड़के ने तुरंत पहचाना कि यह दानव स्वामी के उपासकों का जैविक हथियार है। यह अंडे से शुरू होता है। सहाक के ओकारिना जैसे यंत्र से सक्रिय होकर फूटता है। ओकारिना उपयोगकर्ता को राक्षस के प्रभाव से बचाता है। राक्षस का दिमाग नहीं होता, उसकी भूख अस्थिर होती है और वह समय के साथ शक्तिशाली बनता जाता है।